व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मांग की लोच को किस प्रकार से मापन किया जाता है। इसके बारे में हमने अलग अलग मेथड की आपस में चर्चा करी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि मांग की लोच को वह कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं, अर्थात मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच, जिस प्रकार से मांग बहुत अधिक तत्वों से प्रभावित होती है, उसी प्रकार से मांग की लोच पर भी बहुत अधिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। हम बहुत ही संक्षेप में अपनी ये बात रखेंगे। पहली चीज देखिए, मांग की लोच प्रभावित होती है वस्तु की प्रकृति से, यानी वस्तु किस प्रकार की है। यदि वस्तु अनिवार्य वस्तु है जो हमें लेना ही है, बहुत ज्यादा हम उसमें उसकी मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ऐसी अनिवार्य वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होती है। कई बार जो रोटी कपड़ा और मकान है ये महंगा भी हो जाता है, तो उसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं घट पाती है। जबकि विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। यानी ऐसी वस्तुएं जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, इनकी कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। या हम कह सकते हैं इस आरामदायक वस्तु है उनमें मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ देखिए, वस्तु की प्रकृति की हम बात करें तो विलासिता की वस्तु है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अगर आरामदायक है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और यदि वस्तु जो है आवश्यक वस्तु है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो इस प्रकार से हम वस्तु के प्रकृति के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि मांग की लोच क्या होगी। कोई वस्तु इस प्रकार की है जो बहुत आवश्यक ऐसी वस्तु है, जो विलासिता की वस्तु है, यानी बहुत ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि व्यक्ति ले तो ही काम चलेगा, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच थोड़ी जो होती है वो इकाई से अधिक होती है। अगर ऐसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता हो सकता है उसको कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता हो सकता है उसको खरीदना कम कर दे, क्योंकि बहुत आवश्यक नहीं है। पर आवश्यक वस्तु में कीमत बहुत ज्यादा परिवर्तित हो भी जाएगी तो उपभोक्ता की जो मांग है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ये देखिए कि तीन प्रकार की वस्तुएं होती है। विलासिता की वस्तु है, उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, आरामदायक की इकाई के बराबर हम कह सकते हैं, और जो आवश्यक वस्तु है उनकी मांग की लोच इकाई से कम होगी। दूसरी देखिए, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कुछ ही कार्य में प्रयोग में ली जा सकती है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे प्रयोग में हो सकती है। जैसे बिजली को बहुत सारे प्रयोग में हम ले सकते हैं। बिजली से हम प्रेस कर सकते हैं, बिजली से हम लाइट कमरे को प्रकाशित कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, खाने को गर्म कर सकते हैं, मोटर वाहन चला सकते हैं। यानी बिजली के अनगिनत प्रयोग है। तो यदि बिजली सस्ती होती है तो उपभोक्ता उन बहुत सारे प्रयोगों में उसको काम में लेने लग जाएगा। तो जितनी बिजली सस्ती होगी उससे मांग उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत सारे प्रयोग है तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी। पर यदि वस्तु के प्रयोग ही बहुत कम है, आप देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनके प्रयोग ही बहुत कम है। इलायची आप यूज करें, काली मिर्ची आप यूज करें, या जो विभिन्न प्रकार के मसाले हैं जो कभी कभार यूज करते हैं, इनके प्रयोग ही बहुत कम है, तो उनमें मांग की लोच भी इकाई से कम होगी। तो प्रयोग ज्यादा होने पर आप देखिए अधिक के साथ अधिक, यानी बहुत सारे प्रयोग होंगे तो मांग की लोच ज्यादा होगी, और प्रयोग कम होंगे तो मांग की लोच कम होगी। बहुत सारी वस्तु ऐसी है जिनके प्रयोग बहुत कम है। हमारे घर में भी ऐसी वस्तुएं होती है जो बहुत कम काम में आती है, तो उन वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाती है, तो मांग पर कीमत बहुत ज्यादा घट भी जाती है, तो भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। जैसे काली मिर्ची है, इलायची है, इनकी कीमत अगर बहुत ज्यादा गिर भी जाएगी तो मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सामान्य रूप से हम उसका प्रयोग बहुत ज्यादा चीजों में करते नहीं। इसके अलावा देखिए, वस्तुएं कितनी स्थानापन्न है उस पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। यदि वस्तु इस प्रकार की है जिसकी बहुत सारी स्थानापन्न वस्तु है, तो यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उस वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे और उसकी स्थानापन्न वस्तुएं खरीदना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु की बहुत सारी स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। पर कोई वस्तु ऐसी है जिसकी कोई स्थानापन्न नहीं है। स्थानापन्न का मतलब है जो एक के स्थान पर दूसरी काम आ सकती है। चाय के स्थान पर हम कॉफी ले सकते हैं, समोसे के स्थान पर हम कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, आलू बड़ा, कुछ भी खा सकते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु, जितनी वस्तु के स्थानापन्न वस्तुएं ज्यादा होगी उतनी मांग की लोच ज्यादा होगी। जितनी स्थानापन्न कम होगी उनकी भी मांग की लोच उतनी ही कम होगी। अगली चीज हम देखेंगे कि वस्तु के प्रयोग को स्थगित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यदि वस्तु इस प्रकार की है जिसका प्रयोग हम स्थगित कर सकते हैं, यानी अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो हम उसको खरीदना कम कर देंगे कि ठीक है बाद में ले लेंगे, अभी हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। यानी ऐसी वस्तु की कीमत घटने पर मांग ज्यादा बढ़ेगी। जितनी कीमत घटेगी मांग उसमें ज्यादा उससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कई लोगों ने उस वस्तु के प्रयोग को एक बार स्थगित किया हुआ होता है। पर यदि वस्तु ऐसी है जिसका स्थगित नहीं कर सकते,
जैसे दूध है उसका प्रयोग स्थगित नहीं कर सकते हम, हर दिन हमको दूध चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम होगी, अर्थात दूध की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगी तो मांगी जाने वाली मात्रा उस अनुपात में कम नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रयोग हम स्थगित नहीं कर सकते। पर कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका हम प्रयोग स्थगित कर सकते हैं, हम मर्जी हो तो लें, नहीं तो नहीं लें, बहुत आवश्यक नहीं है कि हम उसको ले ही लें, तो ऐसी स्थिति में उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी प्रकार से देखिए, वस्तु पर किए जाने वाले मुद्रा की मात्रा कितनी है, इस पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। यदि वस्तु पर हम आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं तो उस वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसी वस्तु जिस पर हम आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। पर यदि एक वस्तु ऐसी है जिस पर हम आय का बहुत छोटा भाग खर्च करते हैं, जैसे इनकम का हम बहुत छोटा भाग नमक पर खर्च करते हैं, काली मिर्च पर खर्च करते हैं, इलायची पर खर्च करते हैं, लौंग पर खर्च करते हैं, यानी इनकम का बहुत छोटा भाग खर्च करते हैं, उन वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी हो जाता है, तो मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पहले से ही उसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा खरीद रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु पर हम कितना व्यय करते हैं इस पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। यदि वस्तु पर हम बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च करते हैं तो उस वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, और अगर हम बहुत कम खर्च करते हैं तो मांग की लोच भी कम होगी। इसके अलावा देखिए, उपभोक्ता के आय स्तर पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। सामान्य रूप से जो पैसे वाले लोग हैं उनका कीमत में बहुत ज्यादा कीमत परिवर्तित हो भी जाती है किसी वस्तु की, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं है। क्यों? कि उनको परवाह ही नहीं होती है, बहुत पैसा उनके पास होता है। तो ऐसी स्थिति में उन धनिक लोगों के लिए मांग की जो लोच है वो इकाई से कम लोचदार होती है। कीमत में बहुत परिवर्तन भी हो जाता है तो भी उनकी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। एप्पल चाहे 100 रुपए किलो मिले चाहे 250 रुपए किलो मिले, जो धनिक लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो एप्पल की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। पर जो गरीब लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, उनकी मांगी जाने वाली मात्रा बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है कीमत में होने वाले परिवर्तन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यदि उपभोक्ता के आय का स्तर धनिक है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी, और अगर गरीब है तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी, और मध्यम वर्ग है तो हो सकता है मांग की लोच हम बोलते हैं इकाई के आसपास हो सकती है। इसके अलावा देखिए, समाज में धन का वितरण किस प्रकार का है, इस पे भी मांग की लोच निर्भर करती है। यदि समाज में धन की अत्यधिक असमानता है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ बहुत गरीब है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले हैं, कीमत में परिवर्तन भी होगा तो उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो गरीब है बहुत सस्ती भी हो जाएगी तो भी उनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से उनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो अगर समाज में धन का जो वितरण है वो असमान है तो फिर ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। पर यदि धन का समान वितरण है तो सभी लोगों के पास पैसा है तो वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है और मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसके अलावा देखिए, समय तत्व से भी मांग की लोच प्रभावित होती है। यदि समय बहुत दीर्घकालीन समय है, दीर्घकालीन समय में सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है, कोई वस्तु की कीमत बढ़ भी गई है तो उपभोक्ता उसको लेना कम कर देगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा। तो अगर समय बहुत ज्यादा है, दीर्घकालीन समय अवेलेबल है उपभोक्ता के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। पर यदि उसके पास समय बहुत कम है, कल ही कोई त्योहार आने वाला है और मान लो कल ही दीपावली आने वाली है, आज दीपक महंगे हो गए, तो वहां पर क्या होगा, उपभोक्ता उसको खरीदेगा ही खरीदेगा क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो समय पर भी मांग की लोच निर्भर करती है, जितना समय अधिक अवेलेबल होगा उतनी मांग की लोच अधिक होगी, जितना कम समय अवेलेबल होगा उतनी मांग की लोच कम होगी। तो देखिए, अधिकांश में अधिक के साथ मांग की लोच अधिक होती है और कम के साथ मांग की लोच कम होती है। मैं लास्ट में उसको एक बार और डिस्कस करूंगा। इसके अलावा देखिए, उपभोक्ता की कोई चीज आदत में है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी, क्योंकि उसको खरीदनी ही है। रजनीगंधा 00 कितना भी महंगा हो जाए, जिसको आदत लग चुकी है रजनीगंधा खाने की वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जिस अनुपात में कीमत बढ़ेगी उस अनुपात में उसकी मांग नहीं घटेगी। यानी जो वस्तु आदत में आ जाती है उनकी मांग की लोच इकाई से कम होती है, और जो चीज हमारी आदत में नहीं है तो अगर वो महंगी कर देगा तो हम उसको खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी हैबिट में नहीं है कि हम उस वस्तु को ले ही लें। तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसी प्रकार से कोई चीज फैशन में है तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सभी नए फैशन के साथ चलना चाहते हैं। तो कोई चीज फैशन में है तो उसमें मांग की लोच इकाई से कम होगी, और कोई चीज फैशन में नहीं है तो उसकी अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, और वहां हम बोलेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। इसी प्रकार से देखिए, कोई पूरक वस्तुओं की बात हम कर सकते हैं। पूरक वस्तु में सामान्य रूप से यदि किसी समय
चाय की कीमत घट जाती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से कॉफी की मांग घट जाएगी, तो संयुक्त वस्तुओं में भी मांग की लोच बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। समोसे की मांग अगर किसी समय समोसे की कीमत बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ने के वजह से हम पूरक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो पूरक वस्तु में जैसे हम कार और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो किसी समय पेट्रोल सस्ता हो जाता, कार सस्ती हो जाती है, तो कार उपभोक्ता ज्यादा खरीदेगा, और कार ज्यादा खरीदेगा तो साथ में वो पेट्रोल भी ज्यादा लेगा, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसके अलावा कीमत स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। वस्तु किस कीमत स्तर की है, प्राय जो विलासिता की वस्तु होती है, जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, लग्जरी गाड़ियां हैं, और लग्जरी आइटम्स एसी, फ्रिज, टीवी, इनमें मांग की लोच जो होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है, क्योंकि प्राय इन्हें धनिक लोग लेते हैं, तो वह कीमत की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। पर जिन वस्तुओं का कीमत स्तर न्यून होता है, जिन्हें गरीब लोग लेते हैं, उनकी कीमत में थोड़े से भी परिवर्तन से गरीबों के पूरे बजट पर परिवर्तन हो जाता है, तो उन वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। थोड़ा सा भी कीमत में परिवर्तन होता है तो गरीब लोग उस वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन कर लेते हैं। हो सकता है वह उस वस्तु का सब्स्टिट्यूट खरीदने लग जाए, या अन्य कोई कारणों से वो मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो एक कीमत स्तर पर भी मांग की लोच डिपेंड करती है। धनिक लोगों की जो ऐसी वस्तुएं हैं जो उच्च कीमत स्तर की है, उनमें मांग की लोच इकाई से कम होती है। जो निम्न कीमत स्तर की वस्तु है, उनमें मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसके अलावा सरकारी नीति भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। यदि सरकार चाहती है कि एक्स वस्तु को कोई खरीदे, तो वहां पर सरकार क्या करेगी, सरकार उसको प्रमोशन करेगी, सरकार उसमें टैक्स की कमी कर देगी, तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जिस अनुपात में सरकार टैक्स में कमी करेगी, उससे मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। पर यदि सरकार उस वस्तु पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, तो वह सरकार उस वस्तु पर इतने टैक्स इंपोज कर देगी कि वस्तु की कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा गिर जाएगी, या सरकार चाहेगी नहीं कि उसको खुले में बिक्री हो। तो कहने का तात्पर्य है कि मांग की लोच सरकारी नीति से भी प्रभावित होती है। इसके अलावा देखिए, वस्तु किस प्रकार की है। 3 प्रकार की वस्तु होती है। टिकाऊ वस्तु होती है, अर्ध टिकाऊ होती है, और गैर टिकाऊ होती है। वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी वस्तु की मांग की लोच प्रभावित होती है। यदि टिकाऊ वस्तु है तो कीमत में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से भी मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वहां मांग की लोच इकाई से कम होती है। पर यदि वस्तु गैर टिकाऊ है तो कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन से उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन संभव है। कीमत टमाटर बहुत सस्ता भी हो जाएगा, तो एक लिमिट से ज्यादा हम टमाटर उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो शीघ्र नाश होने वाली वस्तु है। तो कीमत जिस अनुपात में कीमत गिरेगी, उस अनुपात में उसकी मांग न बढ़े। पर यदि वस्तु टिकाऊ है और उसकी कीमत थोड़ी सी भी गिर जाती है, तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ भी सकती है। दोनों तरफ ही चलता है, मांग की लोच अधिक और कम अलग अलग कंसेप्ट पे है कि उपभोक्ता उसके बारे में क्या सोचता है। इसके अलावा भावी वस्तु में होने वाली कीमत में परिवर्तन से भी मांग की लोच प्रभावित होती है। यदि कोई वस्तु की कीमत आज घटी है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़नी चाहिए, पर अगर भविष्य में और घटने की संभावना है तो घटी हुई कीमत पर भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा जिस अनुपात में कीमत घटती है उससे कम अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, क्योंकि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में और घटेगी, तो वहां मांग की लोच प्रभावित होती है। या किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो बढ़ने के साथ अगर उपभोक्ता को यह लगे कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत और बढ़ने की संभावना है, तो हो सकता है जिस अनुपात में कीमत बढ़ी, मांग उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाए और मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाए। तो बहुत सारे तत्व है जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से मांग की लोच के लिए हम एक बताते हैं, अधिक के साथ मांग की लोच अधिक होती है, कम के साथ कम होती है। जैसे वस्तु की प्रकृति की बात कर रहे थे, तो यदि वस्तु की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की वस्तु की प्रकृति है, उस पर भी मांग की लोच डिपेंड करती है। जैसा कि हमने पहले कहा कि वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की है कि वह धनिक लोगों के द्वारा ज्यादा ली जाती है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। गरीब लोगों के द्वारा ज्यादा खरीदी जाती है तो मांग की लोच कम होगी। इसी प्रकार से वस्तु के प्रयोग ज्यादा होंगे तो मांग की लोच ज्यादा होगी, प्रयोग कम होंगे तो मांग की लोच कम होगी। अगर स्थानापन्न ज्यादा होंगे तो मांग की लोच ज्यादा होगी, स्थानापन्न कम होंगे तो मांग की लोच कम होगी। वस्तु के प्रयोग को स्थगित करने की संभावना ज्यादा होगी तो मांग की लोच भी ज्यादा होगी, स्थगित करने की संभावना कम होगी तो मांग की लोच कम होगी। वस्तु पर किए जाने वाला व्यय ज्यादा होगा तो मांग की लोच भी ज्यादा होगी, व्यय कम होगा तो मांग की लोच भी कम होगी। उपभोक्ता का आय स्तर ज्यादा होगा तो मांग की लोच भी ज्यादा होगी, आय स्तर कम होगा तो मांग की लोच भी कम होगी।
समाज में धन धन का वितरण है, या बहुत सारी चीजें। तो सामान्य रूप से हमने यहाँ इसमें देखा कि किस प्रकार से मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारक है जो कि मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से जो तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, वह सारे के सारे तत्व मांग की लोच को भी प्रभावित करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत संक्षिप्त में समझ पाए होंगे कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है। धन्यवाद।